हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए जो है फिजिक्स की वीडियोस लेकर के आ रहा हूं और उसके अंतर्गत हम 7 टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर कम्प्लीटली कर चुके हैं। अब हमारा नया टॉपिक चल रहा था मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर हमने जो है दोस्तों 1 बाय 1 सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। हमने पहले तर्क द्वार को कंप्लीट करा था। ठीक है, तो तर्क द्वार जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में हमने पीएन संधि को पढ़ा था। फिर पीएन संधि के बाद में डायोड दिष्टकारी के रूप में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने जेनर डायोड को जो है कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट कल जो मैंने एक मैराथन ली थी 1 आवर से ज़्यादा की थी, उसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर के बारे में मेन बातें कर ली थी। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का और आज हम जो है ट्रांजिस्टर की जो थोड़ी सी बातें बची है यानी ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर जब होता है तब उसके कुछ 2-4 फॉर्मूले हैं उनको पढ़ना है। और फिर जब ये एम्पलीफायर के रूप में होता है तो उसमें से एक एम्पलीफायर का हम फॉर्म भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो प्रवर्धक होता है यानी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो होता है उसके बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड 2-4 जो फॉर्मूले हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद में हमारे ये ट्रांजिस्टर टॉपिक के साथ ही ये जो पूरा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं तो हम ट्रांजिस्टर की आगे। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर जब यूज किया जाता है तो उसके अंदर होता क्या है। बेसिकली जो मैं कल से एक वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर, जैसे ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो कि मैं इसे प्रवर्धक के रूप में उपयोग ले सकते हैं। तो ये प्रवर्धक है क्या, मुझे पता है कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर एम्पलीफायर या जो प्रवर्धक आप बार बार बोल रहे हैं ये होता क्या है। तो दोस्तों प्रवर्धक या एम्पलीफायर का मीनिंग जस्ट इतना है कि आप जो है किसी के अंदर कम चीज़ डालें और बाद में वो आपको ज़्यादा चीज़ दे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आप ये देखिए कि जैसे शेयर मार्केट है, अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर किसी कंपनी के अंदर 10 रुपये लगा दिए तो वो कंपनी क्या करेगी, अगर वो कंपनी ग्रो होती है, वो शेयर ग्रो होता है तो आपको सपोज करिए उस कंपनी से बाद में मिलते हैं 15 रुपये। तो जो ये शेयर मार्केट जिसने आपको 10 से 15 रुपये दे दिए, 10 से आपके बढ़ाकर कितने कर दिए 15, आपको बेनिफिट कितने का हुआ 5 का। तो जो ये बेनिफिट हुआ है 5 का इसको तो कहेंगे हम लाभ, इसको तो क्या कहेंगे लाभ। ठीक है, तो जैसे अगर वोल्टता लाभ होता है तो हम इसे वोल्टेज में अगर ये प्राप्त हुआ था तो हम कहते वोल्टता लाभ, धारा में प्राप्त होता तो हम कहते धारा लाभ, शक्ति में प्राप्त होता तो हम कहते शक्ति लाभ। तो यही है प्रवर्धक का काम, क्या कि कम चीज़ डालो और ज़्यादा चीज़ निकालो। तो ये शेयर मार्केट जो है यहाँ प्रवर्धक का काम कर रहा है। ऐसे फिजिक्स के अंदर कोई शेयर मार्केट नहीं होता, ये तो कॉमर्स में होता है। तो फिजिक्स में सर क्या लाएं फिर हम शेयर मार्केट की जगह, तो फिजिक्स में शेयर मार्केट की जगह आ जाता है ट्रांजिस्टर। क्या आ जाता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों वो बेसिकली क्या करता है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो आपका जो सिग्नल दे रहे हैं या जो इनपुट आप धारा देंगे वो कम देते हैं, लेकिन जब आपको वापस रिटर्न मिलता है, जब आपको आउटपुट कुछ मिलेगा वो आउटपुट उससे बढ़कर मिलेगा, उसे हम कहते हैं क्या प्रवर्धक। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एज ए प्रवर्धक कब काम करेगा उसकी बात करते हैं। तो आप लिखेंगे ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। ठीक है, यानी कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, क्या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्लियर है। चलिए तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बारे में। तो प्रवर्धक क्या है वो आप लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी अब जो है मैं इसको लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, आप खुद ही याद रख लीजिएगा कि जो निर्गत संकेत है वो जब आयाम में ज़्यादा प्राप्त हो निर्वेशी संकेत से तो हम उसे कह देते हैं क्या प्रवर्धक। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेकिन जब आपको निर्गत संकेत मिलेंगे तो ये प्रवर्धक जो है, चलिए आप डेफिनेशन लिख ही लीजिए। तो आप लिखेंगे प्रवर्धक से मतलब है
मतलब ऐसी युक्ति से है जिससे प्राप्त निर्गत संकेत का आयाम इस पर प्रयुक्त निवेशी संकेत के आयाम से अधिक होता है। ठीक है, तो प्रवर्धक का मतलब ऐसी युक्ति से है जिसमें निर्गत संकेत का आयाम इस पर प्रयुक्त निवेशी संकेत के आयाम से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ नोट पॉइंट ये जरूर याद रखना है कि संकेत जो होगा उस संकेत की आकृति यानी कि साइज, तो आकृति व आकृति यानी कि साइज और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों जो आपका संकेत है, जो सिग्नल है, उसकी साइज और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होगा या नहीं होगा, ये प्रवर्धक के अंदर सीधा ऑप्शन बनता है कि प्रवर्धक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वहाँ होता है कि ये आयाम जो है वो उसको बढ़ा देता है। हाँ, क्या आकृति और आवृत्ति को भी बढ़ाता है? नहीं। ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, यानी शेप एंड फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, जो आयाम है उसके अंदर जरूर वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हालांकि ये डेफिनेशन वही बता रही है कि आयाम से अधिक हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं कि आयाम में वृद्धि करता है। और ऑब्वियस सी बात है, आयाम मतलब होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड से ही बना है एम्पलीफायर, यानी जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज करने वाला कहलाएगा क्या? एम्पलीफायर। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि प्रवर्धकों के लिए यानी एम्पलीफायर के लिए निर्गत का मतलब होता है आउटपुट तथा निवेशी का मतलब क्या होता है? इनपुट संकेतों के अनुपात को प्रवर्धन गुणांक यानी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या लाभ यानी कि गेन कहते हैं। ठीक है, तो प्रवर्धकों के लिए जो आपका आउटपुट और जो इनपुट सिग्नल है उन दोनों के रेशियो को हम क्या कह देंगे? प्रवर्धक गुणांक, या फिर आप कह देंगे लाभ। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ अलग अलग, वो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या? वोल्टता लाभ। अब चाहे आप वोल्टता लाभ लिखें
चाहे आप ये भी लिख सकते हैं वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके किससे, ए वी से, और ए वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी ओ अपॉन में वी इन। वी ओ का मतलब है निर्गत संकेत वोल्टता यानी आउटपुट सिग्नल वोल्टेज, अपॉन में वी आई का मतलब है निवेशी संकेत वोल्टता यानी इनपुट वोल्टेज सिग्नल। समझ में आ गई बात। अब ऐसे ही वोल्टता लाभ के बाद आ जाता है आपके धारा लाभ। धारा लाभ का मतलब क्या होगा, करंट गेन। तो करंट गेन क्या हो जाएगा दोस्तों, करंट गेन हो जाएगा ए आई। तो करंट ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई ओ अपॉन में आई आई, यानी कि निर्गत संकेत की जो धारा है वो अपॉन में निवेशी जो आपने संकेत किया था वो धारा कितनी थी। और ऐसे ही आप कह सकते हैं शक्ति लाभ। क्या, शक्ति लाभ। शक्ति लाभ का मतलब है पावर गेन। तो पावर गेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पावर गेन को कहेंगे ए पी, और वो किसके इक्वल होगा, पी ओ अपॉन में पी आई। पी ओ अपॉन पी आई का मतलब क्या है, निर्गत संकेत शक्ति, मतलब आपने जो आपके आउटपुट में जो शक्ति मिल रही है वो अपॉन में इनपुट में जो आपने शक्ति दी थी वो। और एक यहाँ पर आपने मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, तब आपको एक चीज़ मैंने बताई थी क्या, कि शक्ति इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो यहाँ से जब आप इस चीज़ को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में एक रिलेशन आ जाता है नया, और वो रिलेशन आता है कि आपका AP इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, AV मल्टीप्लाई AI। ये रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेशन हमारे काम आ सकता है। अगर हमें दो चीज़ दे रखी है, तीसरी चीज़ निकालनी है, तो हम इस चीज़ के पूरे जो है कैलकुलेशन में नहीं पढ़ के डायरेक्ट इसको याद रखें तो हमारा शॉर्टकट में आंसर आ सकता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था दोस्तों आप लोगों के क्या, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। क्या था, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले ये याद रखना है कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का मतलब क्या है, कि जो निर्गत संकेत है उसका आयाम जब आपको निवेशी संकेत के आयाम से अधिक मिलता है तब हम कहते हैं कि ऐसी युक्ति को प्रवर्धक कह देते हैं। और प्रवर्धक लेकिन आयाम की आपका संकेत है, उस संकेत की जो आवृत्ति है और जो आकृति है, शेप और फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करता है। इस चीज़ को भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको भूल जाए, आयाम में जरूर वृद्धि करेगा। और प्रवर्धकों के लिए जो निर्गत और निवेशी संकेत है उन दोनों के अनुपात को, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, प्रवर्धन गुणांक, या हम कह सकते हैं प्रवर्धन लाभ, या हम कह सकते हैं सीधा लाभ, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, इनको आप कोई भी प्रवर्धक है उसकी वोल्टेज गेन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो वो पूरा लिखने की बजाय मैंने शॉर्ट लिखा, वोल्टता लाभ, धारा लाभ और शक्ति लाभ, तीनों के फॉर्मूले बता दिए। फिर तीनों में रिलेशन भी आप सभी लोगों के सामने मैंने बता दिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर जब काम में लेने जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक टर्मिनल होता है जिसको आप निवेशी और निर्गत परिपथ के बीच में उभयनिष्ठ रखते हैं। क्या करते हैं, उभयनिष्ठ रखते हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ रखने के लिए हमारे पास 2 टाइप के पॉसिबल है, कि एक तो उभयनिष्ठ आधार हो सकता है, एक हो सकता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक। क्या, उभयनिष्ठ आधार, और एक हो सकता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। तो 2 प्रकार के प्रवर्धक पॉसिबल होते हैं, लेकिन जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक होता है उसके लिए जो वोल्टता, धारा और शक्ति लाभ है वो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तुलना में अधिक होता है, इसलिए हम केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की बात करते हैं।
तो आप लोग जो है इस पॉइंट को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, इसी जगह नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहीं पर आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रवर्धक कितने हो सकते हैं? दो। पहला कौन सा हो सकता है? पहला हो सकता है कॉमन यानी उभयनिष्ठ बेस एम्पलीफायर CBA, और दूसरा हो सकता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ठीक है। अब लेकिन दोस्तों यहाँ नोट डाउन क्या करना है कि आपका जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, उसके लिए वोल्टता, धारा एवं शक्ति पावर, ठीक है, वोल्टेज करंट एंड पावर लाभ जो होता है वो कॉमन बेस एम्पलीफायर CBA की तुलना में अधिक होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है? तो जो प्रवर्धक है ट्रांजिस्टर के अंदर भी हम दो प्रकार के प्रवर्धक बना सकते हैं, एक है कॉमन बेस प्रवर्धक, एक है कॉमन इमीटर प्रवर्धक। लेकिन कॉमन इमीटर प्रवर्धक की ही बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज करंट और पावर जो लाभ है, गेन है, वो कॉमन बेस एम्पलीफायर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों? तो अब हम बात कर रहे हैं उभयनिष्ठ, आप लिखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। किसकी बात कर रहे हैं? उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की बात कर रहे हैं, यानी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर CEA की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर वही है दोस्तों आपका कि आपके पास में जो है क्या हो जाएगा, कॉमन इमीटर वाला यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन इमीटर वाला जो ट्रांजिस्टर है वो लगा देंगे और फिर आप जो है अपना इनपुट दे देंगे और उससे जो भी आउटपुट मिलेगा उसकी आप बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसको जो है अभी बस इसके अंदर क्या करना है हमें कि धारा लाभ क्या होगा, वोल्टता लाभ क्या होगा और शक्ति लाभ क्या होगा, वो फॉर्मूले याद करने हैं। तो जब हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है तब हमें धारा लाभ क्या होगा, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, धारा लाभ, ठीक है। धारा लाभ यानी कि करंट गेन। तो करंट गेन कितना होगा? तो करंट गेन हो जाएगा AIE। AIE का मतलब क्या है? A मतलब तो एम्पलीफायर, I मतलब करंट, E मतलब इमीटर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC अपॉन में IB, ठीक है। IC अपॉन IB का मतलब क्या है कि जो आपका आउटपुट करंट है, निर्गत संकेत धारा बट्टे निवेशी संकेत धारा, निवेशी संकेत धारा, ठीक है। निर्गत संकेत धारा अपॉन में निवेशी संकेत धारा, और इसे आप कहते हैं क्या, बीटा। ये चीज़ हम पीछे भी तो पढ़ चुके हैं। बीटा बराबर क्या होता है, IC अपॉन में IB। और ये आप लोगों को पता भी है कि जो बीटा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, यानी एक से ज़्यादा होता है, ठीक। चलिए तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा हमारे आ जाता है अब क्या, धारा लाभ के बाद में दूसरा आ जाता है वोल्टता लाभ। तो आप लिखेंगे वोल्टता लाभ। अगर हम वोल्टता लाभ की बात करें तो वोल्टता लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टता लाभ हो जाएगा AVE, ठीक। AVE इज इक्वल टू हो जाएगा VO अपॉन में VI,
यानी कि निर्गत संकेत वोल्टता अपॉन में हो जाएगा निवेशी संकेत वोल्टता। समझ में आ गई बात? इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर हमें यहाँ पर प्रतिरोध लाभ की बात करनी है तो हम यहाँ प्रतिरोध लाभ की भी बात कर सकते हैं। थर्ड आप यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस गेन। तो प्रतिरोध लाभ जो है वो क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध लाभ जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो प्रतिरोध लाभ यानी कि RRE, ठीक है, RRE। और ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्या? RL अपॉन में RIE, RL अपॉन में RIE। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं AVE, यानी कि वोल्टता लाभ बराबर हो जाएगा AIE, यानी कि धारा लाभ गुणा आप ये भी कह सकते हैं प्रतिरोध लाभ होगा, प्रतिरोध लाभ। समझ में आ गई बात? तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि वोल्टता लाभ बराबर होता है करंट धारा लाभ इंटू प्रतिरोध लाभ, और प्रतिरोध लाभ बराबर होता है RL अपॉन में RIE। अब RL क्या है? तो RL जो है दोस्तों वो लोड प्रतिरोध होता है जो कि आपके परिपथ के अंदर दे रखा होगा। ये क्या होता है? लोड प्रतिरोध होता है। क्या होता है? ये लोड प्रतिरोध होता है जो आपको आपके परिपथ के अंदर दिया गया होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके आ जाता है अब फोर्थ। तो देखो धारा की बात हो चुकी है, वोल्टेज की बात हो चुकी है, रेजिस्टेंस की बात हो चुकी है। अब बचा है लास्ट हमारे शक्ति लाभ यानी पावर गेन। तो शक्ति लाभ क्या होता है? शक्ति लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शक्ति लाभ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि APE यानी कि एम्पलीफायर पावर इमीटर कॉमन इमीटर के अंदर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AIE गुणा AVE। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और जैसे ही इसके अंदर आप बीटा वाला रिलेशन पुट करते हैं तो ये बन जाता है बीटा का स्क्वायर इंटू RL अपॉन में RIE। ठीक, ये हो जाएगा APE के इक्वल। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके डायरेक्ट यहाँ से जो फॉर्मूले जितने भी लिखवाए हैं उन सब से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट अब इसके अंदर थ्योरी का ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में ये चैप्टर हो रहा है ख़त्म। मैं सिर्फ आपको अभी एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसके बाद में ये चैप्टर का हो जाएगा स्वाहा। तो अब आप जो है इसमें एक और चीज़ लिखेंगे, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में निवेशी यानी कि इनपुट निवेशी संकेत इनपुट सिग्नल व निर्गत संकेत यानी आउटपुट सिग्नल में 180 डिग्री का कलांतर का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस होता है। और जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है तो आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि वो विपरीत होता है। यानी जब आप ऐसा इनपुट देंगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। सीधी सी बात ये है कहने की। ठीक है, ये जब आपका इनपुट होगा इनपुट तो आपका ये हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब ये हुआ आपका यहाँ पर थ्योरी का काम कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक मैं करवाऊँगा, एक आप लोग खुद करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है,
चलिए तो हम करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद में इस चैप्टर का हो चुका है दी एंड। आप सभी लोगों को ये चैप्टर कितना समझ में आया वो आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितनी प्रैक्टिस की वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो अब दोस्तों आप लिख लीजिए क्वेश्चन पहला कि एक ट्रांजिस्टर के लिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म टी केवल, ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन CBC, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ 0.99 है, ठीक है। इसी ट्रांजिस्टर यानी T का कॉमन इमीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास यानी कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ कितना होगा, धारा लाभ कितना होगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करंट गेन जो है वो 0.99 है तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करंट गेन कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि CBC और CEC के अंदर करंट लाभ जो होता है उनके फॉर्मूले क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये देखो दोस्तों, ये रहा CBC के अंदर पहले निवेशी अभिलाक्षणिक, फिर निर्गत अभिलाक्षणिक और फिर आ जाता है धारा लाभ। तो धारा लाभ क्या है, एल्फा क्या होता है IC/IE, ठीक है। और एल्फा की वैल्यू पता चल गई IC/IE, और ये धारा लाभ किस में है CBC के अंदर। फिर CEC के अंदर धारा लाभ क्या होता है, तो इसके अंदर होता है बीटा जिसकी वैल्यू होती है IC/IB। तो वो क्या था IC/IE, ये है IC/IB, ठीक। तो आप ये बताइए कि IC/IB और IC/IE से एल्फा के इक्वल में रख कर के फिर आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे। भाई देखो एल्फा बराबर क्या आया, हमने निकाला तो IC/IB, और बीटा बराबर क्या आया, तो ये तो IC/IE और IC/IB, यही आया था। अरे यही था फॉर्मूला, धारा लाभ यही था हमारा किसके अंदर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो क्या था दोस्तों हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जल्दी से बताइए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो धारा लाभ था वो IC/IE था, और जब हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन था तब धारा लाभ क्या था IC/IB। अब हमें एल्फा की वैल्यू तो कितनी दे दी भाई, CBC के लिए क्या है, ये वाला है ना, ये किसके लिए है CBC के लिए, और ये बीटा किसके लिए है, तो ये है CEC के लिए। तो CBC की वैल्यू कितनी है, यानी एल्फा की वैल्यू है 0.99, हमें पूछा किसकी वैल्यू है, बीटा की। तो हम ये कह सकते हैं कि IC बराबर है 0.99, ठीक है। तो सॉरी IC बराबर हो जाएगा 0.99 IE। तो अब हम अगर बीटा की वैल्यू देखने जाएं तो वो हो जाएगी 0.99 IE/IB, ठीक है। अब हमारे पास ना IE है ना ही IB है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम एग्ज़ाम में देखेंगे क्या आंसर है, इनमें से कोई नहीं, हम तो टिक करके आ गए इनमें से कोई नहीं, लेकिन वो हो जाएगा गलत। क्यों सर, अरे वो हो जाएगा गलत इसलिए होगा बेटा क्योंकि मैंने आपको एल्फा और बीटा का एक रिलेशन लिखवाया था, क्या कि बीटा इज इक्वल टू होता है α/1 माइनस एल्फा। क्या ये चीज़ याद आई? अरे एल्फा और बीटा का
जो संबंध होता है वो मैंने आपको लिखवाया था कि बीटा इज इक्वल टू होता है एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, और एल्फा की वैल्यू है 0.99, तो पुट करो तो ये 0.99 अपॉन में 1 माइनस 0.99। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 99। देखा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 99। ऑप्शन होता और आप टिक करके नहीं आते, क्यों? क्योंकि हम ये रिलेशन नहीं जानते होते इसलिए। तो इसीलिए मैंने जो भी आपको रिलेशन और फॉर्मूलाज लिखवाए हैं उनको आप ज़रूर याद रखें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस संबंध से सॉल्व होगा और आपका आसान काम कर देगा। देखा, इस क्वेश्चन ने कितना आसान कर दिया। अगर आप बेसिक जानकारी से जाते, ये फॉर्मूला सबको ही पढ़ के आता, तो आप यहाँ आके अटक जाएगा। लेकिन आपको, मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपको ये संबंध पता होना चाहिए कि बीटा बराबर होता है एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, और उससे आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आप एक क्वेश्चन खुद नोट करेंगे, मैं नोट करवा रहा हूँ। चलिए, तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों कि आपका जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन परिपथ, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास या विन्यास परिपथ में 2.0 किलो ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 2.0 वोल्ट है। ट्रांजिस्टर यानी टी के लिए एल्फा की वैल्यू 0.95, धारा लाभ इतना है। तो आपको आधार धारा यानी कि IB जो होगी उसका मान ज्ञात करना है। IB का मान ज्ञात करो। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वाला परिपथ है, ठीक है। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो परिपथ होता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कैसा बनता है? अरे आपको पता है ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो चित्र बनता है, डायग्राम जो बनते हैं NPN के लिए और PNP के लिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके अंदर जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी? 2 किलो ओम। और धारा लाभ जो है वो कितना दे दिया गया है? एल्फा 0.95 आपको, और वोल्टेज भी दे दिया गया है 2। आपको केवल क्या निकालना है? IB। अगर आपको हिंट दूँ दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि आप क्या यूज करिएगा कि आपके पास प्रतिरोध है, आपके पास में रेजिस्टेंस है, वहाँ से आप निकालना IC, और IC बराबर हो जाएगा फिर IE निकालिएगा आप। IE कैसे निकलेगा? तो IC अपॉन एल्फा से, और फिर थर्ड रिलेशन आप यूज करिएगा क्या? IB प्लस IC इज इक्वल टू होता है IE। इन तीन फार्मूलों को जब आप यूज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और जो भी इसका आंसर आ रहा है वो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों के साथ में मैंने जो है इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी और पूरा डिटेल में पढ़ाया है। इससे ज़्यादा आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इससे ज़्यादा कहीं भी आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस टॉपिक का करते हैं समापन। और यूट्यूब पर पहली बार किसी चैनल के ऊपर पूरा कंप्लीट कोर्स 8 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में करवाए हैं, और साथ ही साथ कंप्लीट एक
क्लास को जो है आपके सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया और आज हमने सेमीकंडक्टर टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारे बचे हैं केवल 2 टॉपिक। कौन कौन से? एक न्यूक्लियाई और एक एटम। वो दोनों टॉपिक दोस्तों आपको बता दूं, एटम मात्र 1 या 2 क्लास का टॉपिक है। अगर मैं 2 घंटे की क्लास ले लूँ तो 1 क्लास में ही वो पूरा हो जाएगा एटम टॉपिक। उसके बाद केवल बचेगा न्यूक्लियाई। तो आप सभी लोग जो है दोस्तों प्लीज़ अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारी जो फैमिली 22,700 विद्यार्थियों की हो चुकी है, उसे जैसे ही आप 25,000 कर देंगे, आप लोगों के लिए YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट हर टॉपिक के क्वेश्चंस के वीडियोस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आप लोग अगर अपने परिवार को 25,000 का कर देते हैं जल्दी से जल्दी, तब ही ये चीज़ की जाएगी। धन्यवाद। आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। लव यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।